तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 और 3.2 को कवर कर लिया। जिसने अभी तक नहीं देखा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। तो 3.3 को स्टार्ट करने से पहले जैसा हम हमेशा करते हैं, कुछ इनसे रिलेटेड जानकारियों को हासिल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल। तो आर्क ऑफ द सर्कल के बारे में, मतलब आर्क के बारे में, आर्क क्या होता है, ये हम लोग अपने प्रीवियस ईयर्स के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक, देखो हम लोग ने जब सर्कल स्टार्ट किया था उस वक्त हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड, टेंजेंट, सीकेंट। ठीक है, तो एक वर्ड हमको मिला था क्या, सीकेंट। तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट सर्कल के बीचों बीच से लाइन पास होती है। अब जरूरी नहीं है कि एकदम बीच से ही पास हो, कहीं से भी पास होती है। और जब ये पास होती है सर्कल के बीच से, तो ये क्या करती है, डिवाइड सर्कल इन 2 पार्ट्स। सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ये नहीं बोला है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये कैसे भी डिवाइड कर सकती है। अब इसी को देख लो, यहाँ से बीच में सीकेंट निकला है, इसने क्या किया, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के वजह से हमको क्या मिल गया, यहाँ पे आर्क मिल गया। यहाँ देखो आर्क क्या होता है, तो ये जो सर्कल का एज होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, तो आर्क कहते हैं। ठीक है, हमारा ये सर्कल है, तो सर्कल का जितना भी ये हिस्सा है, इस लाइन के ऊपर सर्कल का ये हिस्सा और ये लाइन के नीचे सर्कल का ये हिस्सा, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, तो आर्क ऑफ द सर्कल कहलाते हैं। तो देखो जब ये सीकेंट बीच में से पास हुआ है, तो इसने क्या किया, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो बड़ा वाला आर्क मिला हमको और एक छोटा आर्क मिला, लेकिन हम लोग बड़ा आर्क छोटा आर्क तो बोलेंगे नहीं, तो इसके लिए एक वर्ड है, वो क्या है, तो देखो ये बिग आर्क है, बड़ा आर्क है, आर्क ए वाई बी, या इसको पढ़ सकते हो आर्क ए बी। लेकिन ए बी हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इसके लिए भी हो जाएगा आर्क ए बी और इसके लिए भी हो जाएगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे पॉइंट दे दिए हैं एक्स और वाई। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, आर्क ए वाई बी। अब ये बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। ठीक है, तो जो बिगर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। सिमिलरली हमारा दूसरा आर्क क्या मिला, आर्क ए एक्स बी। तो ये स्मॉल है, छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। ठीक, तो मेजर आर्क और माइनर आर्क। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो अगर मुझे बोल दिया कि मेजर आर्क ए बी की वैल्यू बताओ, तो क्या इसमें आपको आर्क कितने दिख रहे हैं, तो मुझे 2 आर्क दिख रहे हैं। कितने, आर्क ए वाई और आर्क वाई बी। जब दोनों को आप ऐड करो, आर्क ए वाई बी को ऐड करो आर्क वाई बी में, तो आपको मेजर आर्क ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, तो देखो ये है आर्क ए बी इज इक्वल्स टू आर्क ए वाई प्लस आर्क वाई बी। अब मैं दोनों को जब ऐड कर रही हूँ तो मुझे पूरा आर्क ए बी की वैल्यू मिल रही है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर आप ए एक्स को ऐड करो और एक्स बी को, ए एक्स प्लस एक्स बी करो, तो आपको क्या मिलेगी, माइनर आर्क ए बी की वैल्यू। ठीक है, ये मेजर है और ये माइनर है। तो अगर मैं आर्क ए एक्स प्लस आर्क एक्स बी को ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनर आर्क ए बी की वैल्यू। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। तो इतना समझ में आया होगा आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है। ये सीकेंट है, सीकेंट के वजह से सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हमें क्या मिला, आर्क ए वाई बी और आर्क ए एक्स बी। तो आर्क ए वाई बी हमारा क्या है, तो ये हमारा मेजर आर्क है, आर्क ए एक्स बी क्या है, हमारा माइनर आर्क है। फिर अगर हमको आर्क की वैल्यूज फाइंड करनी होगी तो हम इसको क्या करेंगे, ए एक्स प्लस एक्स बी या फिर ए वाई प्लस वाई बी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। जब आप आर्क्स को ऐड करते हो तो वो क्या हो जाते हैं, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। फिर अब देखो हमें दिया गया है सेंट्रल आर्क। सेंट्रल आर्क क्या होता है, तो ये कुछ भी नहीं होता है, व्हेन अ वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो सेंटर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल।
तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमको आर्क दिख रहा है, आर्क ए पी बी, तो अगर मैं बोलूँ कि आर्क ए पी बी की वैल्यू फाइंड करो या फिर आर्क ए बी की वैल्यू फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो देखो क्या करना रहता है कि पॉइंट ए से सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करो और पॉइंट बी से सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करो, और फिर देखो कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ओ है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि एंगल ओ की वैल्यू मतलब कितने डिग्री की है ये। तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे इस आर्क की वैल्यू होती है। तो ये हमारा माइनर आर्क है, ठीक है, ए पी बी क्या है, माइनर आर्क। तो मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि मेजर आर्क ए क्यू बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मेजर आर्क ए क्यू बी की, तो इसकी वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? तो कुछ नहीं करना है, हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बस फाइंड करना है कि ये जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। मान लो कि अगर इसकी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर इस थीटा की वैल्यू आपको मिल गई है 60 डिग्री, तो फिर अगर आपसे पूछ दिया कि ये पूरे का वैल्यू बताओ तो कितना होता है, तो हमें पता है कि सर्कल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का। ये पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। 360 डिग्री कैसे? तो देखो अगर आप सर्कल ले रहे हो और सेमी सर्कल पता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसा आधा सर्कल बना हुआ रहता है, तो इसकी टोटल मेजरमेंट कितनी होती है, तो ये होती है 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 180 डिग्री ये प्लस 180 डिग्री ये, टोटल मिला के आपका कितना होता है, तो 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू मिल गई है 60 डिग्री, तो ये वाले एंगल की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, इसकी वैल्यू तो आपके पास है 60, तो इसकी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो 360 में से 60 को माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, 300। तो मैं बोल सकती हूँ क्या कि आर्क ए क्यू बी की वैल्यू कितनी है, तो 300 डिग्री। तो अगर इस एंगल की वैल्यू 300 आ रही है तो इस पूरे आर्क की वैल्यू क्या आएगी, तो 300 डिग्री ही आएगी। तो जो मेजरमेंट इस एंगल का रहता है वही मेजरमेंट इस आर्क का भी रहता है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना। तो इसमें हमको इतना ही समझना था। अब क्या करते हैं ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले इसको भी एक बार समझ लो। देखो ये हमारा पूरा क्या है, सेमी सर्कल है, या इसको प्रोटेक्टर बोल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, कैसे, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया बी और यहाँ पे पॉइंट ले लिया ए, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी। यहाँ से ये हमारा क्या होता है, तो ये पूरा सेमी सर्कल हुआ हमारा, ठीक है। ये पूरा सेमी सर्कल है ना, हाफ सर्कल। तो ये टोटल कितना है, तो ये होता है 180 डिग्री, और ये नीचे वाला कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो पूरे सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू ये होता है 360 डिग्री। तो ये बात हमेशा याद रखना कि सर्कल का मेजरमेंट क्या होता है, तो 360 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने 0 डिग्री पे एक पॉइंट ले लिया है ए, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है बी। तो कहाँ पे है ये, 60 डिग्री पे पॉइंट ले लिया है बी। अब मुझे बोल दिया कि आर्क ए बी की वैल्यू बताओ, क्या, तो मेजर आर्क ए बी की वैल्यू। तो कैसे पता करोगे मेजर आर्क ए बी की वैल्यू, तो देखो ये हमारा 0 है, यहाँ पे है 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना बन रहा है, कितना, तो 60 डिग्री।
तो जब ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि मेजर ऑफ आर्क ए बी कितना है, तो 60 डिग्री हुआ ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब ये एंगल की वैल्यू 60 आ गई तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, आर्क की वैल्यू भी 60 डिग्री ही आएगी, जो हम लोग सेंट्रल एंगल में अभी जस्ट हमने पढ़ा। चलो मान लो कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है ओ, ठीक है। अब मुझे बोला कि ओ से लेके बी मेजर ऑफ आर्क ओ बी की वैल्यू बताओ, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मेजर आर्क ओ बी इज इक्वल्स टू, तो देखो कितना है ये, तो यहाँ पे भी जीरो ही ले लो, जीरो ही होता है, तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, तो ये कितना हो गया 120, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल कितना हमको मिल गया 120। देखो हमें पता है कि ये हमारा पूरा सेमी सर्कल है और इसकी वैल्यू क्या होती है 180 होती है। तो देखो 120 प्लस 60 कितना होता है 180 हो गया। अब अगर मुझे कोई पॉइंट लेना है, मान लो मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इसको मान लो M, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पूछा कि ये जो आर्क है, आर्क AM की वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मेजर ऑफ आर्क AM कितना होगा, तो देखते हैं, काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा 0 डिग्री होता है, तो 0 फिर 10 20 30 40 50 60 70 80, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, ये 80 डिग्री, कितना हुआ, तो 80 डिग्री। तो इस हिसाब से इस आर्क की वैल्यू मेजर ऑफ आर्क AM भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक। अब अगर मुझे फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क OM की वैल्यू, ठीक है, तो अगर मैं ये काउंट ना करूं, इन वैल्यूज को यूज करके, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन दे दिया है कि इन अ सर्कल आर्क्स आर गिवन और आर्क OB की वैल्यू है 120, आर्क AB की वैल्यू है 60, आर्क AM की वैल्यू है 80, देन फाइंड मेजर ऑफ आर्क OM, ठीक। अब यहाँ पे ये प्रोटेक्टर है तो ठीक है, आप काउंट कर ले रहे हो। अगर ये प्रोटेक्टर ना दिया हो, बस आपको वैल्यूज दे दिए हो कि सर्कल है और साइक्लोनिक पॉइंट, साइक्लोनिक पॉइंट क्या होता है, जो सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, साइक्लोनिक पॉइंट। जैसे कि मान लो कोई अमेरिका का इंसान है, वो अमेरिका में रहता है तो क्या कहलाता है, अमेरिकन कहलाता है। कोई ब्रिटेन में रह रहा है तो क्या कहलाता है, ब्रिटिशर्स कहलाता है। फिर इंडिया में रहने वाले लोग इंडियंस कहलाते हैं। सिमिलरली साइकिल पे या फिर सर्कल पे बनने वाले पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, तो साइक्लोनिक पॉइंट। बहुत अजीबो एग्जाम्पल था बट स्टिल, ठीक। तो बस आपको दे दिया है कि ऑन अ सर्कल साइक्लोनिक पॉइंट्स आर गिवन O, B, A एंड M, जिसमें बोल दिया है कि आर्क OB की वैल्यू है 120, आर्क AB की वैल्यू है 60, आर्क AM की वैल्यू है 80, देन फाइंड मेजर ऑफ आर्क OM। तो कैसे फाइंड करोगे, तो हमें पता क्या है कि ये सर्कल की वैल्यू क्या होती है, तो 360 डिग्री। तो हमारे पास इतनी वैल्यूज है, तो आप क्या करोगे, सारे वैल्यूज को ऐड करो। कैसे, तो देखो मेजर आर्क OB प्लस, दूसरा पेन ले लेते हैं, इसमें एक की तरह लग रहा है ना, ओके। तो देखो मेजर ऑफ आर्क OB प्लस मेजर ऑफ आर्क AB प्लस measure of arc AM plus measure of arc OM is equals to टोटल कितना होगा 360 डिग्री, ठीक। हमें पता है कि आर्क OB की वैल्यू क्या है 120 प्लस AB की वैल्यू क्या है 60, AM की वैल्यू क्या थी हमारे पास 80, और मेजर ऑफ आर्क
ओ एम तो हमको फाइंड करना है। ये सारे कितने हैं तो 360 डिग्री। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 260 प्लस मेजर ऑफ आर्क ओ एम इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए 260 को वहाँ करो तो मेजर ऑफ आर्क ओ एम इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 260, तो ये कितना मिल गया हमको 100। तो ये किसकी वैल्यू थी, ये वाले एंगल की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा 100। ठीक है, तो देखो एक बार, ये 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, तो ये मिल गई हमको 100। अब आप सारा जब ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो ये हमको टोटल देगा 360। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरिंग ऑफ आर्क। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 3.3 प्रैक्टिस सेट का। तो हमें क्या दिया, इन अ फिगर पॉइंट जी डी ई एफ आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट। कॉनसाइक्लिक पॉइंट हम लोग ने समझा, जो सर्कल के ऊपर पॉइंट होते हैं उनको कहते हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी। तो एंगल ई सी एफ दिया है हमको कितना, तो 70 डिग्री, और मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ, ये पूरे आर्क का वैल्यू हमको क्या दिया है, मतलब एंगल सी की वैल्यू हमको क्या दी है 200। फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ आर्क डीई, तो मेजर ऑफ आर्क डीई हमको फाइंड करना है। उसके बाद हमको फाइंड करना है ये पूरे का डीई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल सी ई सी एफ दिया है, एंगल ई सी एफ कह लो, या हम लोग बोल सकते हैं मेजर ऑफ आर्क ई एफ। ठीक है, दोनों का मतलब हम लोगों ने सेम ही समझा अभी जस्ट। तो यहाँ आप क्या करोगे, हमको पता है कि जो सर्कल का मेजर होता है वो कितना होता है, 360 होता है ना, सर्कल का पूरा मेजरमेंट। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो देखो इधर ये वाली वैल्यू हमको दे दी है 200, फिर ये हमको दे दिया है 70, और फाइंड करना है ये वैल्यू। तो कैसे फाइंड करोगे, तो हम लोग जो मेजर ऑफ आर्क हम लोग ने दिया था तो उसको कैसे करोगे, तो देखो ये पहले हम लोग जो करते हैं रफली समझते हैं। तो मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ प्लस मेजर ऑफ आर्क क्या है ई एफ। ठीक है, इसको ये वाले को हम लोग पढ़ सकते हैं ना, मेजर ऑफ आर्क ई एफ। ठीक है, प्लस प्लस क्या, तो मेजर ऑफ आर्क डी ई, डी ई इज इक्वल्स टू कितना होगा 360। तो ये हमको दिया है 200 प्लस 70, ये हमको फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क डी ई हमको फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू क्या है 360। तो ये कितना हो गया 270 प्लस मेजर ऑफ आर्क डी ई इज इक्वल्स टू 360। फिर मेजर ऑफ आर्क डी ई कैसे मिलेगा आपको, तो 270 वहाँ लेकर जाओ तो 360 माइनस 270, तो ये आपको कितना देगा, तो देखो 0 का 0, फिर 16 में से 7 गया तो कितना आएगा, तो ये आएगा 9, और 1 में से 2 में से 2 गया तो ये हो गया 0। ठीक है, तो हमको कितना मिल गया 90। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू हमको मिली, इसकी वैल्यू आपको मिल गई कितनी, तो 90। अब हमको क्या करना है, ये पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही समझा था आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आपको फाइंड करना है आर्क डीएफ की वैल्यू। तो आर्क डीएफ की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, आर्क डीएफ पढ़ लो या आर्क डीईएफ पढ़ो, तो इसको कैसे आप फाइंड करोगे, तो आर्क डीई प्लस आर्क ईएफ, आर्क डीई प्लस आर्क ईएफ आपको क्या देगा, तो पूरे मेजर की वैल्यू देगा। तो आर्क डीई एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, मेजर आर्क डीई प्लस मेजर ऑफ आर्क ई
एफ। तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 90 और क्या ये ई एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 70। तो दोनों को मिलाओगे तो कितना होगा हमको, ये मिलेगा हमको 160। ठीक है, तो देखो वैसे तो खिचड़ी हो गया बट स्टिल हमारे पास ये वाले आर्क की वैल्यू थी और इस आर्क की वैल्यू थी। इन दोनों की मदद से हमने इस आर्क की वैल्यू फाइंड की और जैसे ही इस आर्क की वैल्यू आपको मिली तो हमें फाइंड करना था ये पूरे आर्क की वैल्यू। तो पूरे आर्क की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, दिस प्लस दिस। तो दोनों को प्लस करके हमको ये कितना मिल गया 160 और ये कितना मिल गया, ये हमको मिला 90। ठीक है, तो रफ में देखो ये तो बहुत सिंपल लग रहा था। अब इसको हम लोग फेयर में देखते हैं क्योंकि फेयर में पूरे स्टेटमेंट्स के साथ अच्छे से हम लोग लिखेंगे ना। तो देखो फेयर में हम लोग इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन, मेजर ऑफ आर्क ई एफ इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ई सी एफ। कितना है तो 70 डिग्री हमको दिया था ना एंगल सी ई एफ। तो इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क ई एफ। कैसे, तो डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एंगल की वैल्यू होती है, जैसे ये सर्कल में इस एंगल की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या होगी इस आर्क की वैल्यू होगी। तो हमें दिया था 70 डिग्री, उसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, हमने देखा कि मेजर ऑफ सर्कल क्या होता है 360 डिग्री। हमें ई एफ की वैल्यू पता है, डी जी एफ की भी वैल्यू पता है। ये भी पूरा एक आर्क था जिसकी वैल्यू हमको दी थी 200 और हमें फाइंड करना है डी ई की वैल्यू। तो 70 प्लस 200 प्लस मेजर ऑफ आर्क डी इज इक्वल टू 360। तो या तो आप ये इसको यहीं पे ऐड कर लो 270 करके, फिर इसको यहाँ पे लेके जाओ, या एक एक करके क्या कर लो यहीं पे शिफ्ट कर लो। ठीक है, मैंने क्या किया कि 70 को भी ले लिया, 200 को भी डायरेक्ट ले लिया। तो ये इस तरह से कुछ देगा। तो हमें मेजर ऑफ आर्क डीई कितना मिल गया, तो 90। ठीक, अब अगर डीई की वैल्यू, जैसे उस सर्कल में आपको डीई की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमको फाइंड क्या करना था, ये पूरे का फाइंड करना था। ये मिल गया हमें 90 और ये वाला हमको दिया हुआ था 70। ठीक, अब ये पूरे का कैसे फाइंड करोगे, तो दिस प्लस दिस। तो हमने क्या किया, सेम वही काम हम लोगों ने किया कि डी ई एफ की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो डी ई एफ की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये वाले आर्क को और इस आर्क को दोनों का मेजरमेंट क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम लोग 90 और 70 जो वैल्यू हम लोगों ने रिमूव की थी 90 और 70 तो हमको क्वेश्चन में ही दिया था, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लिखा, आप लोग लिखना आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, बहुत स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने समझा। तो दोनों को ऐड करके आपको कितना मिल गया, तो 160। ठीक है, तो इसमें बस हमको यही करना था, जो भी चीज़ें दी हुई थी उन सबको यूज़ करके सबसे पहले तो डी की वैल्यू निकाली। डी की वैल्यू निकालने के बाद आर्क एडिशन प्रॉपर्टी यूज़ करके पूरे आर्क की वैल्यू हम लोगों ने क्या की, तो फाइंड की। ठीक, तो देख लो, इसको अच्छे से कॉपी कर लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक स्मॉल थियरम को समझ लेते हैं। तो ये थियरम क्या है, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ द सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें समझना नहीं है। हमें बोला क्या है कि अगर एक सर्कल में कॉर्ड है और आर्क है, उसी से टचा हुआ कॉर्ड है और आर्क भी है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर सर्कल में दिया हुआ दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे बनने वाला आर्क भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये जो हमारा थियरम है इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो ये हमें सिंपली क्या कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है और जब आप सर्कल को सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट लेकर सेंटर से ज्वाइन करते हो और एक कॉर्ड बनाते हो, तो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है। जब दोनों ट्राइंगल्स क्या मिल रहे हैं, हमें सिमिलर मिलेंगे, तो उनमें जो कॉर्ड बन रहा है वो कॉर्ड से लगा हुआ जो आर्क है वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो सिंपल क्या है, इफ कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन उनसे बनने वाले आर्क भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
मतलब कि यहाँ पे कॉर्ड ए सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, कॉर्ड डी ई के। तो इससे बनने वाला ए सी से बनने वाला आर्क कौन सा है, तो ए पी सी, और डी ई से बनने वाला आर्क कौन सा है, तो डी क्यू ई। तो अगर ए सी और डी ई आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके ये जो कॉर्ड्स हैं आई मीन आर्क्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो इफ कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट तो आर्क इज कॉन्ग्रुएंट। और इसका उल्टा क्या दिया जाएगा हमको कि अगर आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे बनने वाले कॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो थियरम हमको बस यही कहता है कि इफ कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उनसे बनने वाले आर्क भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो ये इतना बड़ा सा कुछ दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, कैसे, डी ई नहीं है डी बी है, ठीक है। तो क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये क्या लिखोगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। फिर उसके बाद एक और दिया है, तो क्या, साइड बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी, क्यों, सिमिलरली रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल में कितना भी रेडियस बना वो क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, सेम ही होंगे। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, देखो एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी ई, क्यों, क्योंकि कॉमन एंगल है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है या कॉन्ग्रुएंट आर्क है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एंगल बी हमको क्या मिल रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कैसे बोल सकते हैं, तो एस ए एस टेस्ट से, एस ए एस टेस्ट से बोल सकते हैं ना। ये वाले साइड्स और एंगल्स, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इससे जब हमें पता चला कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड। तो एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए सी विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, ठीक। तो अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे बनने वाले आर्क भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इतना ही याद रखना है थ्योरम में, इफ कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उनसे बनने वाले आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका उल्टा हमको दिया रहेगा कि अगर कॉर्ड्स के आर्क आई मीन आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो सिंपल है, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट तो आर्क कॉन्ग्रुएंट, आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट तो कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दिया रहेगा कि दो कॉर्ड्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो प्रूफ करो कि आर्क उनके कॉन्ग्रुएंट है। या फिर अगर दिया रहेगा कि दो आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो प्रूफ करो कि उनसे बनने वाले कॉर्ड्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये थियरम बस इतना ही है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, हमें क्या दिया है, इन अ फिगर 3.38 ट्राइंगल क्यू आर एस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल क्यू आर एस क्या है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसके तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तीनों साइड सेम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो प्रूफ क्या करना है हमको कि आर्क आर एस, ठीक है, आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू आर, ठीक है। तो ये तीनों आर्क को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसमें आपको देखो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि सिंपली आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो जो ये है क्या कहते हैं, ट्राइंगल के साइड्स हैं वो क्या हो गए, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेगमेंट, तो सेगमेंट क्यू एस की जगह पे ना जैसा दिया है वैसा लिखते हैं, सेगमेंट आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर। क्यों कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में हमें पता है सारे साइड्स क्या होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपस में, ठीक है। अब देखो ये जो सेगमेंट्स है ट्राइंगल्स के, ये कहीं ना कहीं कॉर्ड्स भी हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेगमेंट लिखा या कॉर्ड भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जब ये सेगमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो हमें क्या मिल गया कि आर्क्स भी आपस में क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये सारे कॉन्ग्रुएंट ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्या है, क्यू एस, ओके, कॉन्ग्रुएंट टू
आर्क क्यू आर। अब इसके लिए आप कौन सा प्रूफ लिखोगे? तो इसमें हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखो ये हमको दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मतलब सारे सेगमेंट्स आपस में क्या होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट बोल दो, या फिर ये सेगमेंट कॉर्ड्स भी है ना सर्कल के, तो जब ये सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इनसे बनने वाले आर्क्स भी क्या होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने कर लिया, सिंपल इतना ही करना था। अब हमें क्या बोला है कि मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस फाइंड करना है। क्यू आर और एस, ये पूरे की वैल्यू हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि हमारे जो आर्क्स हैं वो क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो मान लो कि अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये भी x हो सकता है, ये भी x हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। तो हमें पता है क्या कि मेजर ऑफ सर्कल क्या होता है? तो 360 डिग्री। तो हम कर सकते हैं x प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सबको जब आप सम करोगे तो ये पूरे की वैल्यू मिलेगी क्या आपको? 360 डिग्री। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? एक x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 को आप उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो क्या होगा? 3 1 जा 3, फिर ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 120। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू भी 120 है, इसकी भी वैल्यू 120 है और इसकी भी वैल्यू 120 है। ठीक, तो तीनों आर्क की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 120 120 120। आपको पूछा किसका है? क्यू आर एस का, मतलब क्यू आर एस, ये पूरे की वैल्यू। तो ये पूरे की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? तो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी हमने सीखी थी। ये पूरा आर्क है ना क्यू एस, तो इसको कैसे आप फाइंड करोगे? तो आर्क क्यू आर प्लस आर्क आर एस, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी से। तो क्यू आर है 120 और आर एस भी है 120। तो 120 प्लस 120 हमको कितना मिलेगा? टोटल 240। ठीक है, तो इसमें बस हमको इतना ही करना है। तो रफली आई होप आपको समझ में आया हो करना कैसे है, क्या करना है। अब इसको फेयर में समझते हैं। अब समझते हैं फर्स्ट हमको क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये गिवन है हमको। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उनके सारे सेगमेंट्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सेगमेंट आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर। वाई? बिकॉज साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमने ये भी देखा कि फिगर में ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के सेगमेंट है वो क्या है? तो एक कॉर्ड भी बन रहे हैं, सर्कल के कॉर्ड भी बन रहे हैं। तो ये सारे जब आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कॉर्ड्स भी क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर एक बार कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि उनसे बनने वाले जो आर्क्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारा फर्स्ट हमसे पूछा हुआ था, हमने प्रूफ कर दिया कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क्स भी क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट। ठीक, अब सेकेंड हमसे क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ क्यू आर एस हमको पूछा है। तो हमें पता है कि जो आर्क्स हैं सारे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आर्क की वैल्यू आप x मान लो, सारा हमने x माना था, तो हमें क्या पता चला कि सर्कल का मेजर कितना होता है? तो 360 डिग्री। तो सारे आर्क्स को आपस में ऐड करो तो कितना आएगा? 360 डिग्री। तो आर्क हमने माना है क्या? x। तो x इज इक्वल्स टू 360। तो आप x ही नहीं कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3x इज इक्वल्स टू 360। 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि मेजर ऑफ आर्क क्यू आर और मेजर ऑफ आर्क आर एस को मिला के ही क्या बन रहा है? क्यू आर एस।
फिगर में हमने देखा था QR और RS को मिला के क्या बन रहा है, टोटल QRS या बोल सकते हो QS। ठीक, तो QR प्लस RS कैसे, तो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी QR की वैल्यू हमको पता है कितनी है 120 और RS की भी वैल्यू कितनी है 120। क्यों, क्योंकि हमने रिमूव किया था ना, सारे आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, सबको हमने x माना था, तो x की वैल्यू हमको मिली थी 120। तो तीनों आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 120। हमको फाइंड करना है किसी दो आर्क की वैल्यू को ऐड करके एक सिंगल आर्क की वैल्यू रिमूव करनी है। तो मेजर ऑफ आर्क QRS कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 240। तो ये हमको बस प्रूफ करना था, वैल्यू हमको रिमूव नहीं करना था, क्योंकि इतना वैल्यू आएगा, ये वैल्यू तो हमको दिया हुआ था। अब ये वैल्यू कैसे आएगा यही तो हमको फाइंड आउट करना था, तो हमने फाइंड कर लिया। अब लास्ट में लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो पहले वाले को देख लो, फर्स्ट वाला आप कैसे सॉल्व करोगे कि सारे कॉर्ड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, इफ एक बार कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनसे बनने वाले आर्क्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये थियरम याद रखना, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट तो आर्क कॉन्ग्रुएंट, और अगर इसका उल्टा देगा आर्क कॉन्ग्रुएंट तो उनसे बनने वाले कॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, ये फर्स्ट, फिर उसके बाद ये हमारा सेकेंड। थोड़ा थोड़ा करके देख लो। ठीक है, तो एक बार ऐसे देख लो, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें क्या दिया है, कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, प्रूव दैट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD, आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD। तो हमें इसमें दिया क्या है एक मिनट, कॉर्ड AB है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड CD के। ठीक है, तो जब हमें दे दिया है कि कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे बनने वाले आर्क्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर मैं इस फिगर को तोड़ूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, कॉर्ड AB, तो आर्क क्या है ACB। देखो यहाँ पे AB के पास एक पॉइंट है C। ठीक है, तो ये एक आर्क बन रहा है। फिर दूसरा कॉर्ड है CD, दूसरा कॉर्ड हमको CD दिया है, वहाँ पे पॉइंट क्या है B, पॉइंट क्या है B, तो दूसरा आर्क क्या बन रहा है CBD। और ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनसे बनने वाले जो आर्क हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हमको दे दिया है क्या, कि कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। ठीक है, तो AB से बनने वाला आर्क कौन सा है, तो आर्क ACB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CBD। ठीक है, तो इस तरह से लिखो, या हम इसको लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ आर्क, एक सेकेंड, मेजर ऑफ आर्क ACB इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल ही होगा ना, मेजर ऑफ आर्क CBD के। क्यों, क्योंकि एक बार अगर ये लोग कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो मेजरमेंट इसका होगा वही मेजरमेंट इसका भी होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको तोड़ूं, ACD नहीं है ACB है। ठीक है, ACB। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मुझे फाइंड करना है ACB की वैल्यू, तो मेजर ऑफ आर्क प्रॉपर्टी को यूज़ करूँ तो कैसे होगा, AC प्लस CB। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कैसे, तो मेजर ऑफ आर्क AC प्लस मेजर ऑफ आर्क CB इज इक्वल्स टू, इसको भी मैं उस तरह से लिख सकती हूँ, मेजर ऑफ आर्क CB प्लस मेजर ऑफ आर्क क्या है, तो BD। ठीक है, तो देखो ये प्लस है, ये भी पूरा प्लस है, यहाँ पे ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, समझ में आया ना, ये यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, तो कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास,
measure arc AC is equal to measure of arc BD, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, arc AC congruent to arc BD। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही वाला टर्म प्रूफ करना था। तो देखो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बहुत इजी था ना। बस हमने क्या यूज़ किया, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, और आर्क कॉन्ग्रुएंट है ये तो हमको दिया है। तो जब दे दिया है कि आर्क कॉन्ग्रुएंट है, आई मीन कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं आर्क क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉर्ड्स हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट, तो उनसे बनने वाले आर्क आपको कॉन्ग्रुएंट ही मिलेंगे। फिर आर्क एडिशन प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया, तो हमने देखा कि सी बी इधर भी है, सी बी इधर भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें क्या मिला, मेजर ऑफ आर्क ए सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क बी डी। तो दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब इसको एक बार फेयर में देखते हैं। तो देखो इधर गिवन क्या है हमको कि कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। प्रूफ क्या करना है, कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी गिवन है। तो कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे बनने वाले आर्क्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे बनने वाले आर्क भी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी। तो रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट तो आर्क्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, आर्क्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके मेजरमेंट भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे ना। मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी बी और मेजरमेंट ऑफ आर्क सी बी डी भी कॉन्ग्रुएंट। तो मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ए सी बी को हम लोग लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी बी। फिर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी डी। कैसे, तो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। फिर हमने क्या देखा, सी बी इधर भी है, सी बी इधर भी है, ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक, इक्वल्स टू के इस साइड है प्लस है, सेम साइन यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, बस ये वाले टर्म्स। तो मेजर ऑफ आर्क ए सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क बी डी। ठीक, तो आप ये लिखो, उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क, ये बाहर ही जा रहा है। ठीक है, रुक जाओ अच्छे से लिखते हैं, आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट आर्क बी डी। और ये क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। देख लो इसको एक बार अच्छे से, यही प्रूफ करना था ना। तो ये पूरा आपको समझ में आया होगा क्या करना है। हमें कुछ करना नहीं था, बस एडिशंस और जो भी प्रॉपर्टी है उनको यूज़ किया हम लोगों ने। बस ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये स्टेटमेंट्स आप अच्छे से लिखना, क्योंकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, टीचर को भी लगेगा कि हाँ बच्चों को आता है। वरना बस आप सॉल्व करते जाओगे, कुछ प्रूफ किस हिसाब से आपने क्या लिखा नहीं लिखोगे तो हो सकता है टीचर को भी समझ में ना आए। भले उनको आता हो लेकिन फिर भी हो सकता है मार्क्स कट जाए, इस पे हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट जाए। तो बेटर है कि जो भी आप प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो ना, उसका एक बार ब्रैकेट में जिक्र कर दिया करो, क्योंकि उससे आंसर जो है वो थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है और टीचर्स मार्क्स भी अच्छे से दे देती हैं। ठीक है, तो देख लो इसको अच्छे से एक बार। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 चैप्टर नंबर 3 का क्या हो गया, तो यहाँ पे ख़त्म। 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आज हम लोग ने जो जो भी पढ़ा प्रॉपर्टीज़, एक बार आप वो सब रिवाइज करना, क्वेश्चंस को फिर से खुद से सॉल्व करना, और प्रॉब्लम सेट में भी कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड अगर हैं तो देख के उनको भी खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।